नमस्कार। कल मैंने एक वीडियो मैसेज साझा किया था यूट्यूब चैनल पर, और वो टिपर ट्रक्स और लिफ्ट एक्सेल के बारे में था। लेकिन किसी वजह से वो मैं पूरा मैसेज रिकॉर्ड नहीं कर सका था। तो एक तरीके से वो आधा मैसेज था और आधा मैं इसको अब आपके साथ साझा कर रहा हूँ। तो टिपर ट्रक्स के बारे में मैंने जानकारी दी थी और उसमें बताया था कि एक रिजिड चेसिस फ्रेम बॉडी वाले टिपर ट्रक्स होते हैं और एक होते हैं आर्कुलेटेड बॉडी, यानी कि जिसमें एक हॉर्स होगा, उसकी चेसिस फ्रेम होगी और उसके साथ एक अटैचमेंट ट्रेलर बॉडी होगी जिसकी अलग चेसिस फ्रेम होगी। तो ये आर्कुलेटेड व्हीकल कहलाते हैं। और जो मेरा उद्देश्य था, वैसे वो मोटर बॉडी इंश्योरेंस क्लेम्स के विषय में था कि क्या परेशानी आती है। और ये जो टिपर ट्रक्स या इसे नॉर्मल ट्रक्स के तौर पे भी आप इस वीडियो मैसेज को ले सकते हैं। ये सिर्फ टिपर ट्रक्स के लिए नहीं है। और ये मुख्यतः ओवरलोडिंग या लिफ्ट एक्सेल, इसको ध्यान में रखते हुए मैं ये मैसेज बना 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 रहा था या बना रहा हूँ। तो अब हम शुरू करते हैं कि एक तो दिक्कत क्या आती है। सबसे पहले जो लिफ्ट एक्सेल का जो प्रोविज़न था और वो ऊपर या नीचे होने की वजह से जो मोटर बॉडी इंश्योरेंस क्लेम हैं, जो कमर्शियल गुड्स व्हीकल्स के, उनमें क्या क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है या क्या दिक्कत आती है, तो उसके मैं थोड़ा सा अपने व्यू आपके साथ रख रहा हूँ। तो इसमें कोई भी जो मल्टी एक्सल गाड़ी होती है, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज है, MORTH जिसे शॉर्ट में कहते हैं, उसने 2018 में पहले तो जो लोड कैरिंग कैपेसिटी थी गुड्स व्हीकल्स के लिए वो काफ़ी कम थी। लेकिन बेहतर सड़क, बेहतर व्हीकल और बेहतर टायर्स की वजह से उन्होंने, या जो भी आज के समय की ज़रूरत है, उस गुड्स जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है ये गुड्स कैरिंग व्हीकल की, उनको उनके लिए एक गाइडलाइंस के लिए या नियम बनाए जो 2018 में आए। तो इसमें चाहे वो टिपर ट्रक हो या एक नॉर्मल ट्रक हो या जो मल्टी एक्सल, जिसमें मल्टी एक्सल्स हों, तो उनके लिए क्या एक मतलब पर एक्सेल उन्होंने एक डिफाइन की कि कितनी उसकी सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी होगी, वो उन्होंने उसमें रखा। तो उसी के अकॉर्डिंग किसी भी व्हीकल का जो गुड्स GVW ये GVW ग्रॉस व्हीकल वेट जो होता है, ये उसके अनुसार तय होता है। और अगर हम ये रिजिड चेसिस वाले की बात करें तो ये 49 मैट्रिक टन या 49 टन, जो भी कहिए, मैट्रिक टन कहिए या टन कहिए, के तक होती है इंडिया में। और जो आर्कुलेटेड व्हीकल हैं उसमें सामान्यतः 55 टन तक अभी तक है। वैसे तो इससे ज़्यादा ही भी कैरिंग वाले पुलर व्हीकल होते हैं, वो अलग हैं। तो अब साहब, जो लिफ्ट एक्सेल के ऊपर या नीचे होने से फ़र्क क्या आता है, तो जैसे अभी मैं थोड़ा सा पहले एक्सेल के बारे में बता दूं। जो अगर हमारे यहाँ मल्टी एक्सेल व्हीकल है, एक एक्सेल है जिसे फ्रंट एक्सेल कह लीजिए या फिक्स एक्सेल कह लीजिए, जिसके दोनों तरफ एक एक पहिया लगा हुआ है। तो जो नियम है, जो गाइडलाइन है MORTH की, उसके लिए 60 टन की लोड कैरिंग कैपेसिटी उसके लिए रखी है। एक एक्सेल जो फिक्स है, जिसमें एक पहिया इधर और एक इधर, फिर उसके पीछे आते हैं। यदि वो एक एक पहिए वाला है तो उसकी 60 टन होगी। अगर उसमें 2 पहिए एक तरफ और 2 पहिए दूसरी तरफ, यानी टोटल 4 पहिए उस एक्सेल में, और वो भी फिक्स एक्सेल है, तो उसकी 11.5 मैट्रिक टन या टन, मैं टन ही शब्द इस्तेमाल करता हूँ, तो जो जनरल भाषा में इस्तेमाल होता है, तो उसके लिए 11.5 टन निर्धारित की हुई है, जो सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी है, जो सरकार ने तय की हुई है। और यदि एक शब्द है टेंडम एक्सेल वो एक्सेल हैं कि जिनमें जो दोनों पहिए के जो धुरे हैं, उनके भी मतलब ये एक
हाई लोड कैरिंग कैपेसिटी वाले उसमें होते हैं, टेंडम इनको एक्सेल बोलते हैं। इनमें दोनों तरफ डबल डबल पहिए होंगे, यानी दो इधर पीछे वाले में, ऐसी दो इधर, यानी 4 और 4 8 पहिए होंगे। और दोनों धुरों के बीच 1.8 मीटर से कम होगी तो वो टेंडम एक्सेल कहलाते हैं। और उनकी जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है सेफ नज़रिए से जो सरकार ने निर्धारित की हुई है वो है 21 टन। इसी तरीके से एक होता है ट्राई एक्सेल में जो आउटर वाले एक्सेल हैं उनके धुरों की अगर हम बीच की दूरी 3 मीटर से कम है तो वो ट्राई एक्सेल कहलाते हैं। और उनकी, लेकिन ये एक्सेल रिजिड होने चाहिए, मतलब इसमें लिफ्ट एक्सेल काउंट नहीं होगा, चाहे वो ट्राई एक्सेल हो चाहे वो टेंडम एक्सेल हो। तो ट्राई एक्सेल में अगर 3 एक्सेल हैं और जिनमें जो आउटर वाले बाहरी वाले और दोनों धुरों के बीच 3 मीटर से कम है तो वो ट्राई एक्सेल होगा। और उनकी जो लोड कैरिंग कैपेसिटी निर्धारित की हुई है वो है 27 टन। तो ये इस तरीके से है। एक है लिफ्ट एक्सेल जिसका हमने अभी पिछले वीडियो मैसेज में जिक्र किया था, या न्यूमेटिक सस्पेंशन होता है जो एक बैलूनिंग सिस्टम से ऊपर या नीचे आते हैं तो वो ज़मीन से टच करते हैं और वो लोड लेते हैं। अगर ऊपर होते हैं तो वो लोड नहीं ले रहे होते हैं। यदि गाड़ी खाली है तो उनको ऊपर करने का प्रोविज़न दिया होता है और जिससे वो घिसते नहीं हैं। और गाड़ी चूँकि फ्रैक्शन नहीं होगा, अगर वो ऊपर है, नीचे होंगे तो फ्रैक्शन होगा, तो थोड़ा गाड़ी का माइलेज बेहतर होगा, इसलिए ये एक ऑप्शन दिया होता है। तो लिफ्ट एक्सेल की जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है, यदि उसमें 2 पहिए इधर और 2 पहिए इधर हैं तो 11.5 टन तो जो फिक्स एक्सेल की थी प्लस 1 टन की और, यानी टोटल 12.5 टन हो जाएगी। अगर एक पहिया है तो 7 टन प्लस 1 टन यानी कि 8 टन हो जाएगी। तो इस तरीके से ये एक्सेल के हिसाब से किसी भी गाड़ी का GVW तय किया जाता है जो सरकार का हमारी MORTH ने तय किया हुआ है। तो अभी जो मेरी जानकारी है तो वो 49 टन्स रिजिड चेसिस बॉडी के लिए है, और जो आर्कुलेटेड व्हीकल है उसके लिए 55 टन और 55 टन है। तो ये चीज़ है। अब साहब ये जो मोटर ओडी इंश्योरेंस क्लेम में क्या फ़र्क पड़ता है ये लिफ्ट एक्सेल के ऊपर या नीचे होने से? यदि जो उस गाड़ी, जो भी स्पेसिफिक गाड़ी है, यदि उसका लिफ्ट एक्सेल ऊपर है तो, और वो गाड़ी लोड से भरी हुई है, मान लीजिए उसका 49 टन GVW ग्रॉस व्हीकल वेट है, तो लिफ्ट एक्सेल ऊपर, अगर ऊपर है तो यानी वो लोड नहीं ले रहा है, यानी जो उसकी जो लोड कैरिंग कैपेसिटी जो 12.5 टन अगर हम मान लेते हैं, वो 2 पहिए इधर और 2 पहिए इधर हैं, तो वो कम हो गई। यानी कि जो 49 थी उसमें से 12.5 टन हम कम करते हैं तो वो आ गई लगभग 36.5 टन। यानी कि अगर उसमें 45 टन टोटल उसका वेट है माल के सहित, तो और उसकी जो GVW अब हो गई, जो नई अगर कैलकुलेशन करते हैं तो वो हो गई 36.5 टन। मतलब ये कैलकुलेशन कर लेना, हो सकता है मैं कुछ गलत वीडियो में बता दूं। तो वो गाड़ी फिर ओवरलोड मानी जाएगी, और ओवरलोड होगी यानी उसका उन जो बाकी एक्सेल है उन पे लोड सेफ, जो उसकी जो कैपेसिटी है उससे ज़्यादा लोड है, जो सड़क को नुकसान पहुंचाएगा और वैसे भी डेंजरस है, तो ये गाड़ी ओवरलोड मानी जाएगी। इस पे अगर ये ऐसी स्थिति में है, एक्सेल ऊपर है और लोड वेट ज़्यादा है, जो भी परसेंटेज में आएगा, जो भी लिमिट है उससे ज़्यादा है, तो ओवरलोडिंग कहलाएगी। अगर RTO ऑफिस वाले इसको पकड़ेंगे तो इस पर फाइन लगाएंगे। और अब इंश्योरेंस क्लेम के मुद्दे पर आते हैं। अगर इंश्योरेंस क्लेम है तो बीमा कंपनी इसको ओवरलोडिंग मानते हुए ऐसी गाड़ी के क्लेम को डिनाई कर देती है। तो अब मैं अपने मुद्दे पे आता हूँ। वैसे किसी भी क्लेम को डिनाई करने के लिए बहुत गहनता से जांच करनी चाहिए, उसके लिए एविडेंस होनी चाहिए,
और फिर उसका निर्धारण करना चाहिए। ऐसे ही नहीं कि जैसे गाड़ी पलटी, जो मैंने कल टिप्पर का एग्जांपल दिया था, उसमें लिफ्ट एक्सेल की पोजीशन मतलब अपनी जगह से हट जाना या ऊपर नीचे हो जाना, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जो एयर प्रेशर है जो उस लाइन में या उस सिस्टम में, न्यूमेटिक जो सिस्टम है, सस्पेंशन सिस्टम, उसका फेल हो जाने के बहुत सारी वजह हो सकती है दुर्घटना में। जब उस पे जो लोड है एक साथ गिरा है या गाड़ी गिरी है, जो भी जो ट्रेलर बॉडी है, जैक टूटने की वजह से या पलटने की वजह से, तो उसमें लिफ्ट एक्सल डिसलोकेट हो सकते हैं। तो इसलिए सिर्फ पहिए की स्थिति को देखने से, वैसे तो बड़ा मुश्किल है कि अगर कुछ पहिए हवा में और कुछ ज़मीन में, ये सुनिश्चित करना कि ये लिफ्ट एक्सल की पोजीशन अप थी या डाउन थी। तो ये, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ एक और ये भी है कि अगर हम कॉमर्शियल जो अभी मैं, अब तो वैसे डी टैरिफ हो गया, लेकिन मैं जो पहले टैरिफ के अकॉर्डिंग था उस अभी भी उसी बेसिस पे ही है लगभग पॉलिसी। तो जो कॉमर्शियल व्हीकल पैकेज इंश्योरेंस पॉलिसी है या मोटर ओडी कम पॉलिसी कॉमर्शियल व्हीकल्स की, तो उसमें अगर हम पढ़ेंगे तो जो ओवरलोडिंग की वजह से लॉस हैं उनको मना किया। अगर ओवरलोडिंग वजह नहीं है तो लॉस के लिए मना नहीं लिखा है। दूसरा, अगर हम मास्टर सर्कुलर जो प्रोटेक्शन ऑफ पॉलिसी होल्डर्स 2024 में IRDA ने यानी बीमा नियामक ने जारी किया है, तो उसमें भी दिया है, अगर कोई पॉलिसी की किसी कंडीशन का ब्रीच है क्लेम में और उस जो जो ब्रीच है उसका कोई योगदान एक्सीडेंट में नहीं है, तो क्लेम को स्टैंडर्ड बेसिस पे सेटल किया जाएगा, क्लेम में कोई फ़र्क नहीं आएगा। यानी कि गाड़ी एक ओवरलोड है, सपोज कीजिए उसमें 5 टन माल ज़्यादा है, लेकिन पीछे से एक गाड़ी आई और उसने उस गाड़ी में टक्कर मार दी, तो जो वजह उसकी वजह से गाड़ी में लॉस हुआ। लेकिन इस स्थिति में जो ओवरलोड है उसका कोई रोल नहीं है दुर्घटना में, तो ऐसी स्थिति में क्लेम मिलना चाहिए। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी या बहुत सारे मेरे संगी साथी अप्रूव्ड सर्वेयर सिर्फ ओवरलोडिंग मान के सीधा ही क्लेम को डिनाई कर देते हैं। ऐसी प्रैक्टिस बहुत आयत में है जो नहीं होनी चाहिए। पहले देखना चाहिए फंडामेंटल ब्रीच है या नहीं है, या इस वजह का यदि ओवरलोडिंग है तो उसका दुर्घटना में कोई योगदान है या नहीं है। अभी मैं इसके लिए आपको 2 एग्जांपल दूंगा। एक एग्जांपल है कि एक गाड़ी का दुर्घटना हुई, कोहरे में लगी, बहुत सारी गाड़ियां लगी, उस पर वो एक ट्रक हॉर्स था, उसके पीछे एक फ्लैट ट्रेलर था जिस पे 3 ये आयरन कॉइल्स होती हैं, बहुत हैवी होती है, वो लदी थी, गुजरात से गाज़ियाबाद जा रही थी। एक्सीडेंट हुआ, वो अगली गाड़ी में लगी, कॉइल इधर उधर बिखर गई और उसका केबिन डैमेज हो गया, एक कॉइल टूट कर केबिन में ही जा लगी। उसके बाद साहब उसका गाड़ी का स्पोर्ट सर्वेयर ने साहब सर्वे किया, जो भी उसके लिए अपॉइंट हुए, और उसमें साहब जो फ्लैट ट्रेलर था उन्होंने साहब गाड़ी के जो भी लॉस हैं वो नोट किए। उन्होंने वहाँ देखा उस गाड़ी में कोई जो है लिफ्ट एक्सेल का कोई प्रोविज़न नहीं था। ज़रूरी नहीं है कि टिपर हो या कोई और ट्रक हो तो उसमें लिफ्ट एक्सेल होगा ही होगा। तो हो सकता है इंश्योर्ड ने वो जो है ये आर्कुलेटेड व्हीकल था, जो ट्रेलर है इंश्योर्ड ने जो गाड़ी मालिक है उसने बनवाया था, उसने उसमें कोई लिफ्ट एक्सेल का प्रोविज़न नहीं रखा हुआ था। सर्वेयर साहब ने नीचे झुक के देखा, नहीं पाया, तो कोई नहीं, स्पॉट रिपोर्ट बनाई और बीमा का जो वर्कशॉप इंश्योर्ड और बीमा कंपनी को भेज दी। उसमें साहब फिर एक अप्रूव्ड सर्वेयर साहब अपॉइंट हुए, लेकिन उन्होंने उनकी गाड़ी को होल्ड कर दिया। उन्होंने कहा साहब स्पोर्ट सर्वेयर ने लिफ्ट एक्सेल की पोजीशन इसमें नहीं लिखी है, और उन सर्वेयर साहब का अब जिन्होंने स्पोर्ट सर्वे किया उन्हें फ़ोन भी आया। उन्होंने 3-4 दिन उस गाड़ी को होल्ड रखा हुआ था सिर्फ इस कमेंट के लिए कि साहब ये क्यों नहीं लिख के दिया। तब स्पोर्ट सर्वेयर साहब ने उनसे कहा साहब अगर आप इस गाड़ी के झुक के नीचे देख लेते ट्रेलर के और उसमें लिफ्ट एक्सेल है का प्रोविज़न है भी या नहीं, तो शायद ज़्यादा बेहतर होता, आपको ये सवाल करना नहीं पड़ता। तो ये कहने से अभिप्राय ये है कि जो
अप्रूव्ड सर्वेयर साहब ने उस गाड़ी की 4 दिन उसको होल्ड कर दिया और इंश्योर्ड को अलग परेशान किया, और उन्होंने इतनी जहमत नहीं उठाई कि पहले अपना सर्वे इंस्पेक्शन करें और उसको मैं देख तो लें। ज़रूरी नहीं है कि हर गाड़ी में लिफ्ट एक्सेल का प्रोविज़न हो, जब है ही नहीं तो स्पोर्ट सर्वेयर क्यों लिखेगा उसका। स्पोर्ट सर्वेयर का काम है जो उसने देखा, जो डैमेज हैं, जो उसकी समझ में आए उनको लिख देना। तो यहाँ अननेसेसरी डिले हुई। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर टिपर है या हॉर्स और ट्रेलर कोई गाड़ी है कि उसमें लिफ्ट एक्सेल का प्रोविज़न हो, ये एयर बैलूनिंग सिस्टम वाला या और कोई अन्य मैकेनिकल प्रोविज़न। तो एक तो ये था। एक दूसरा उदाहरण साहब, एक ग्रेटर नोएडा में एक साहब हैं, उनकी गाड़ी, उनके पास 5-6 टिपर ट्रक हैं जो डस्ट कंक्रीट लाने का राजस्थान हरियाणा से ग्रेटर नोएडा में बहुत कंस्ट्रक्शन काम चल रहे हैं वहाँ लाने का काम करता है। तो इनका एक टिपर ट्रक वहाँ गया, राजस्थान गया, स्टोन क्रेशर पे माइनिंग जहाँ होती है, उन्होंने माइनिंग के लिए या स्टोन क्रेशर, वहाँ से उन्होंने साहब वो माल अपने उसमें भरा, और वो वहीं पे कांटा लगा होता है जहाँ वेट होता है क्रेशर में, तो वो उसे वजन करने के लिए जा रहा था, और इसी दौरान वो वहाँ पे बड़ा दुर्गम रास्ते होते हैं वहाँ के, बड़ी स्थिति मतलब थोड़ी टफ होती है, किसी वजह से वो जो भी थी वो वहाँ ट्रक पलट गया, आधे पहिए ज़मीन में और आधे हवा में। उसके बाद साहब उन्होंने बीमा कंपनी को सूचना दी, सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनी थी, उन्होंने एक स्पोर्ट सर्वे के लिए अप्रूव्ड सर्वेयर साहब अपॉइंट किए। वो आए, उन्होंने सर्वे किया, जो डैमेजेस थे वो उन्होंने लिखे, एक सर्वे रिपोर्ट, फोटोग्राफ्स लिए, स्पोर्ट सर्वे रिपोर्ट तैयार की, बीमा कंपनी और इंश्योर्ड को दे दी। उसमें साहब लिफ्ट एक्सेल के बारे में कोई जिक्र नहीं था, ना पहियों का अप एंड डाउन के बारे में कोई लिखा था। वैसे था तो ठीक कि क्योंकि पहियों की पोजीशन आधे हवा में और आधे ज़मीन पर थे, तो क्लियर नहीं हो पा रही थी कि स्थिति क्या है, और लिफ्ट एक्सेल के बारे में उन्होंने कोई कमेंट नहीं किया था। उसके बाद साहब उसमें एक बीमा कंपनी ने फाइनल सर्वे के लिए एक अप्रूव्ड सर्वेयर अपॉइंट किए, और उन सर्वेयर साहब ने लॉस असेसमेंट किया, लेकिन वो क्लेम को रेप्यूडिएट करने के लिए रिकमेंडेशन की। उनका कहना था कि साहब ये गाड़ी के जो स्पोर्ट सर्वेयर के फ़ोटो हैं उनमें देखकर लगता है कि लिफ्ट एक्सेल पहिए के ऊपर की ओर हैं, यानी कि लिफ्ट एक्सेल ऊपर है और ये गाड़ी ओवरलोडिंग थी, और इस वजह से इस क्लेम को रेप्यूडिएट किया जाता है। तो साहब ये जब ये सर्वे रिपोर्ट वो मेरी जानकारी में लाए, उन्होंने मुझे दिखाया और पूरा वो बताया, तो मैंने देखा साहब उस स्पोर्ट रिपोर्ट में कहीं भी ये मेंशन, वो स्पोर्ट कह रहा हूँ सॉरी, फाइनल सर्वे रिपोर्ट में जिसमें क्लेम रेपुटेशन के लिए रिकमेंडेशन थी, जो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट था, और बीमा कंपनी ने जिसके आधार पे ये क्लेम रेपुटेट किया, उस फाइनल सर्वे रिपोर्ट में कहीं भी ये जिक्र नहीं था कि कितने प्रतिशत इस गाड़ी में ओवरलोडिंग थी। तो आपने कैसे डिसाइड कर लिया? उस गाड़ी का तो वज़न हुआ ही नहीं था, माल का कितना है उसमें यही नहीं पता माल कितना है, या आपने कोई एक साइंटिफिक तरीके से कैलकुलेशन नहीं की थी कि इस गाड़ी में लगभग इतना माल था, जो भी वो उनको अगर लगता तो उसके हिसाब से वो उसको ओवरलोड कहते हैं, तो टेक्निकली साउंड होता है, लेकिन उन्होंने वज़न का कोई जिक्र ही नहीं किया, सीधा सिर्फ पहिए ऊपर हैं तो ओवरलोडिंग माना, जो कि बहुत ही गलत था। ये कोई भी बिल्कुल लॉजिकल सर्वे मतलब रिकमेंडेशन नहीं थी कि आपने बिना वेट को जाने उसको ओवरलोडिंग कहा। जब वेट ही नहीं पता तो ओवरलोडिंग कैसे? अगर इंश्योर्ड बोलता है साहब मैंने तो माल ही 10 टन लिया था, तो कैसे ओवरलोड हो जाएगी? या 20 टन लिया था, तो वो तो उसकी जो बाकी एक्सेल है उसी के उसमें आ जाएगा, उसी की जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है उसी के अंतर्गत आ जाएगा। और दूसरा ये भी है कि सब जब गाड़ी पलटी तो उसमें एयर प्रेशर रिलीज़ हो सकता है, जो कि एक्सीडेंट है, बहुत सारे कारण हैं, इतना सारा अगर ज़्यादा वजन है, जो भी अगर 20 टन भी है और वो एक दिशा में होगा और बहुत तेज़ी से गाड़ी नीचे गिरेगी, तो उसमें बैलून भी डैमेज हो सकता है, एयर पाइपलाइन भी डैमेज हो सकती है, जो सेफ्टी वाल्व्स हैं वो भी डैमेज हो सकते हैं, और भी बहुत सारी वजह हो सकती हैं, तो जिसकी वजह से भी प्रेशर रिलीज हो सकता है। दूसरे वो स्पोर्ट सर्वे रिपोर्ट और फोटोग्राफ भी देखे,
मैंने देखे, मतलब उससे भी कहीं नहीं पता क्लियर चल रहा था कि ये पहिए ऊपर हैं या नहीं हैं। तो ये जो इस क्लेम में जो भी सर्वेयर साहब थे, उन्होंने मतलब बिना ओवरलोडिंग को जाने। और हाँ, एक और चीज़ उसमें ये भी नहीं था कि एक्सीडेंट की वजह ओवरलोडिंग है या नहीं, ये उन्होंने कहीं उस सर्वे रिपोर्ट में लिखा ही नहीं था। तो ये रिपोर्ट बिल्कुल, अगर किसी न्यायालय में ये मैटर जाएगा तो बहुत ही अधूरी और मतलब लॉजिक से परे मैं इसको कहूँगा। ना तो इसमें ये था कि ओवरलोडिंग कितनी, ना ये जाना कि अगर लिफ्ट एक्सेल उनको लग भी रहे थे तो उसके ऊपर जाने अगर थे, वैसे उसका कोई एविडेंस नहीं था, लेकिन अगर थे तो साहब क्या पता कि वो एयर प्रेशर रिलीज़ हो गया हो दुर्घटना में, ये नहीं जाना। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, उन्होंने कहीं भी ये नहीं बताया कि दुर्घटना की वजह ओवरलोडिंग है। तो ये एक मतलब अन्याय था मेरे हिसाब से और गलत तरीका था। आप क्लेम रेपुटेट कीजिए, लेकिन साउंड वजह को रखते हुए कीजिए, कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग कीजिए और एविडेंस के साथ कीजिए। तो ये मेरा कहने का मकसद था। ओवरलोडिंग किसी भी गाड़ी में कोई भी, अगर जो ये मल्टी एक्सल व्हीकल इसलिए हैं जिससे GVW बढ़ सके, ज़्यादा लोड कैरी हो सके, लोड कैरिंग कैपेसिटी बढ़ सके। अगर कोई भी एक्सल एक्सल अप है उसमें नहीं है तो यानी कि एक एक्सल कम हो गया, यानी जो उसकी कैपेसिटी थी वो कम हो गई। तो अगर उसमें जो लोड जो GVW RC में तय लिखा हुआ है उतना लोड है तो वो गाड़ी ओवरलोड या उसके आसपास, तो वो ओवरलोड मानी जाएगी या कैलकुलेशन करके जान सकते हैं। तो इसका वर्तमान में बड़ा मिसयूज़ हो रहा है। मतलब बिना क्लेम को रेप्यूटेट करना बहुत टेक्निकली तरीके से करना चाहिए, ये नहीं कि तानाशाही या मनमाने तरीके से किया जाए, जैसे जो मैंने एग्जांपल दिया वो, या एक वो एग्जांपल जिसमें उन्होंने इंस्पेक्शन ही ढंग से नहीं करना चाहा और जिसकी वजह से एक ट्रांसपोर्टर की गाड़ी रुकी रही और एक का क्लेम रेप्यूटेट हुआ। तो ये ठीक नहीं है। ये जो विकास है जो इंटरपल और ट्रक के माध्यम से हो रहा है, तो और जो उनके मालिक हैं, अगर उनको सही क्लेम बीमा क्लेम सेवा नहीं मिलेगी तो ये सही नहीं होगा। कम से कम जो हम अप्रूव्ड सर्वेयर लोग हैं, जो मोटर जो जिनके पास मोटर इंश्योरेंस ब्रांच है, जब वो इस विषय से संबंधित क्लेम कार्य कर रहे हैं तो विशेषज्ञता और तार्किकता, ईमानदारी, निष्पक्षता के साथ काम करेंगे, सबसे खास टेक्निकली साउंड होके काम करेंगे, तो शायद उन लोगों को दिक्कत कम आएगी और हमारी भी कुछ विकास में भागीदारी होगी। अब इस वीडियो को विराम देते हैं। नमस्कार।